हेलो क्लास नाइन्थ। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 के साथ प्रोसीड करेंगे। इससे पहले ज़रा देख लेते हैं हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ा होगा, और होपफुली आप लोगों ने पहले सारे लेक्चर्स देखे होंगे और उसके बाद इस लेक्चर पे हम लोग आए हैं। तो पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें उस स्पेसिफिक टॉपिक्स की हम लोगों ने बात करी थी। जैसे हम लोगों ने बात की थी यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की यूनिट ऑलरेडी आप लोग जानते हो, लेकिन हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो कॉमनली यूज्ड है यूनिट, दैट इज सेल्सियस। लेकिन हम लोगों को एक और यूनिट दी गई यहाँ पे जिसको हम लोग एसआई यूनिट बोल रहे थे टेम्परेचर की, एंड दैट इज़ केल्विन। तो आगे से हम कोशिश करेंगे कि हम लोग टेम्परेचर जो है उसको केल्विन में इस्तेमाल करें, बिकॉज दैट इज एसआई यूनिट। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है, ये हर जगह पे आपका इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हमारे पास एक कन्वर्जन फार्मूला भी था, क्योंकि हम लोग जनरली टेम्परेचर अगर सेल्सियस में निकालते हैं तो हम उसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे ये काम किया जा सकता है। वो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ दिया, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन। जो टी के लिखा है इसका मतलब टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो जो भी टेम्परेचर आपके सेल्सियस में उसकी वैल्यू आप यहाँ प्लेस करें, उसमें 273 ऐड कर देंगे, यू विल गेट द टेम्परेचर इन केल्विन्स। आपको केल्विन में मिल जाएगा, राइट। तो ये तो हम लोगों ने बात की थी यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। उसके अलावा हम लोगों ने बात किया था आपसे कि किस तरीके से एक सब्सटेंस का स्टेट चेंज किया जा सकता है। स्टेट चेंज करने का मतलब है अगर एक सब्सटेंस आपको सॉलिड स्टेट में मिल रहा है तो आप उसको किस तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो या किस तरीके से उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोई भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना ये पॉसिबल है, किया जा सकता है। और जैसे कि यहाँ मेंशन्ड आप देख सकते हैं, देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं जिससे स्टेट चेंज किया जा सकता है। पहला तरीका बताया चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके, और दूसरा तरीका बताया गया प्रेशर चेंज करके, बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो टेम्परेचर चेंज कर लो, उससे भी स्टेट चेंज हो सकता है। प्रेशर चेंज करके भी स्टेट चेंज किया जा सकता है। हम लोग फिलहाल जो भी फोकस करने वाले हैं वो चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज करके किस तरीके स्टेट चेंज होगी उसकी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर नंबर 7 का टॉपिक है वो यही है, स्टडिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे उस तरीके स्टेट कैसे चेंज होगी उसकी बात हम करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी और एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोगों ने देखी थी। उस एक्टिविटी में हमने एक सिंपल सेटअप लिया था, और सेटअप में कोई ज़्यादा खतरनाक काम नहीं किया था, बहुत सिंपल सा काम। आपने 1 kg आइस लिया एक कंटेनर के अंदर और उस 1 kg आइस को हीट करना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में हम एज्यूम कर रहे थे आइस जो हमारी दैट इज एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस में हमारी आइस थी पहले, और उसको अगर हीट करते हैं तो उस केस में आइस का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ते 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 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो टेम्परेचर बिकम्स 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री हो गया, इसके बाद अगर और हीटिंग करी जाए तो अभी भी 1 kg आइस ही है, लेकिन हीट करके उसका टेम्परेचर 0 हो गया। फर्दर हीटिंग करने पे हमने एक कमाल की चीज़ नोटिस करी, वो ये कि अभी आपका टेम्परेचर और ज़्यादा चेंज होने की बजाय आइस जो आपका सॉलिड था इट चेंजेस टू वाटर विच इज़ अ लिक्विड। आइस आपका वाटर में चेंज हो गया। तो और हीट देने पे 0 डिग्री पे आपका टेम्परेचर चेंज होने के बजाय स्टेट चेंज हो गया, और दैट इज समथिंग रिमार्केबल। क्योंकि हम लोगों को नॉर्मली हम देखते हैं कि आपका हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि आइस को और हीट देने पे ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 kg आइस 1 kg वाटर बन गया, लेकिन कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं, वो 1 kg वाटर है आपका। अब वाटर को अगर आप और हीट करते हो तो वाटर की फर्दर हीटिंग पे क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर 0 से फिर 10, 20, 30, 40, अल्टीमेटली वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और आपने सोचा चलो और हीट करते हैं वाटर को, तो आपने वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद और ज़्यादा हीटिंग करी। और हीटिंग करने पे हमने देखा कि वाटर का टेम्परेचर चेंज होने की बजाय अब और हीटिंग करने पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा वाटर का, बल्कि वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो गया। यानी वाटर जो कि लिक्विड था वो आपका गैस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं यहाँ पे, इस केस में फिर से आप देख सकते हो कि टेम्परेचर चेंज होने के बजाय स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है। तो इस छोटे से एग्जांपल ने मैं अंदाजा दिया कि हाँ टेम्परेचर चेंज करने से या स्टेट चेंज करने, धीरे धीरे हीट करने से, हीटिंग करने पे या टेम्परेचर चेंज करने पे एक समय ऐसा आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होने के बजाय स्टेट चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसका हम लोग आपको बेसिकली नाम हम लोगों ने बताया था। जो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोसेस देखा है कि आपका जो आइस है इट्स कन्वर्जन टू वाटर, इसका वाटर में कन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ज हो जाना, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये प्रोसेस मेल्टिंग का है। और जो हमने यहाँ पे देखा कि आपका जो वाटर था इट हैज़ कन्वर्टेड टू स्टीम, यानी आपका लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना,
दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग, इसको बॉइलिंग कहा जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग काफ़ी डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद दो प्रोसेस और भी हैं जो कि हम स्टडी करेंगे, बट पहले इन दोनों की बात करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको डिस्कस करेंगे भी। तो हम लोगों को भी सिर्फ कुछ नाम मिले, मेल्टिंग और बॉइलिंग, जिसका हमें बेसिक आइडिया लगा कि मेल्टिंग क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है। तो फर्स्ट विल डिस्कस मेल्टिंग, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बार। तो लेट अस स्टार्ट विद मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या है? बेसिकली प्रोसेस है जिसमें आपका एक सॉलिड सब्सटेंस होगा और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा जब आप उसको हीट करोगे। तो दैट इज मेल्टिंग। इसी चीज़ को हम लिखेंगे किस तरीके से? द प्रोसेस in which a solid substance changes to liquid on heating is called melting। इसको मेल्टिंग कहा जाता है। तो डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल, जो चीज़ हमने देखी थी उसी चीज़ को हमने सिर्फ लिखा है यहाँ पे। मेल्टिंग के प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है, समटाइम इट इज़ कॉल्ड फ्यूजन। इसको फ्यूजन कह देते हैं। तो डजेंट मैटर आप मेल्टिंग बोल रहे हो या फ्यूजन बोल रहे हो, बोथ विल बी करेक्ट, दोनों को ठीक कहा जाएगा, एक ही चीज़, एक ही बात है। तो हम लोग जब यहाँ पे बात करते हैं आपका मेल्टिंग की, हम मेल्टिंग वर्ड में ज़्यादा यूज़ करूँगा। तो जब हम लोग मेल्टिंग की बात करते हैं तो हमने एक बात और नोटिस करी कि मेल्टिंग आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा था। यानी जब आपका आइस कन्वर्ट हो रहा था वाटर में तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था। उस समय हीट करने पे भी कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा था। तो हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो मेल्टिंग है इट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मेल्टिंग का प्रोसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था उस एक्टिविटी में। तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पे आपका सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे इसे। तो अगर मैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करना चाहूँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, सो आई कैन डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये होगा आपका द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस at which it melts at atmospheric pressure is called melting point। ये मैं जानबूझ के मेल्टिंग पॉइंट बोल्ड लेटर्स में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग उसको इजीली रिकग्नाइज कर पाओ। अदरवाइज कोई बोल्ड लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली लिख सकते हो। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका एक सब्सटेंस मेल्ट होगा जब आप उसको हीट करोगे, सॉलिड सब्सटेंस के मेल्ट होने की बात जब कर रहे हैं, एट विच आ सॉलिड सब्सटेंस, यहाँ सॉलिड भी लिख देते हैं, सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें एक बात आप और देख सकते हो जो हमने ऐड करी, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोगों को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जो एटमॉस्फेरिक गैसेज आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए लिखा क्योंकि जब आप हीटिंग करते हो तो जनरली हम लोग हीटिंग करते हैं एटमॉस्फेयर में, और जब एटमॉस्फेयर में हीटिंग करोगे तो उस समय प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम जो मेल्टिंग कर रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं, और उस समय जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। इसी को कभी कभी नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट भी कह दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसको सिंपली मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे हमारे स्कोप के हिसाब से। मेल्टिंग पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स देखने हैं हम लोगों को, मतलब देखना चाहते हैं कि सर अलग अलग सब्सटेंस के लिए क्या सबके लिए मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखा है। हमने एग्जांपल देखा सिर्फ और सिर्फ आइस का। आइस एक सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, राइट।
अगर ठीक है, अगर आइस का मेल्टिंग पॉइंट जीरो, क्या सभी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जीरो होता है? ऑफ कोर्स नॉट। आपके अलग अलग सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। सो द क्वेश्चन कम्स कि सर क्या डिफरेंट सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है उससे कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये कितना अलग अलग हो सकता है? तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल देख लेते हैं पहले। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। तो पहला तो हमने देखा ही है आइस के लिए। आइस के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट था दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट। सॉरी। और अगर और सब्सटेंसेस की बात करें, और सब्सटेंस जैसे हम लोग वैक्स ले सकते हैं। वैक्स जो कैंडल वैक्स है आपकी, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 63 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा और सब्सटेंस देख सकते हैं, जैसे अगर मैं आयरन ले लूँ, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं जानबूझ के, आप देख सकते हो, टेम्परेचर सेल्सियस में ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को सेल्सियस का टेम्परेचर का ज़्यादा अंदाजा है। इफ़ यू वांट यू कैन कन्वर्ट देम टू केल्विन एज वेल। वो आपकी इच्छा, आप केल्विन में लिख सकते हो। उसके लिए आपको इसमें 273 और ऐड करना पड़ेगा रेस्ट से। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये अंदाज़ा लेना चाह रहे हैं कि भाई कुछ सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, जैसे आइस का आप देख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस है, और कुछ सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कि आप आयरन के लिए देख सकते हो, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अलग अलग सब्सटेंसेस का, कुछ सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और बाकी सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जिनका है उसके बारे में हम क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमें सोचना है। तो उसके लिए एक छोटी सी बात, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, और इसका आंसर जब मैं दे दूंगा तो आप खुद सोच पाओगे कि किस तरीके से आप सोच सकते हो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या और लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या। तो लेट मी गिव यू दैट क्वेश्चन फर्स्ट। सो आई थिंक यू कैन सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है आपको। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड सफिशिएंटली इट चेंजेस टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एक्सप्लेन। एक्चुअली ये हमने अभी देखा, इस प्रोसेस को मेल्टिंग ही बोलते हैं। एक सॉलिड सब्सटेंस को जब सफिशिएंटली हीट करोगे तो वो लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट पे। तो इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने का मतलब है, तो प्रोसेस मेल्टिंग ही बोल दिया उसने सारे का सारा। तो ये पूरा अगर मेल्टिंग ही लिखा हुआ है और उसको एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, तो अल्टीमेटली वो आपसे पूछ रहा है कि मेल्टिंग का प्रोसेस होता कैसे है, एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट किस तरीके से हो जाता है जब आप उसको हीट करते हो, या क्यों हो जाता है जब आप उसको हीट करते हो। तो द क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड टू दिस सेंस कि क्यों आपका कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस को हीट करने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये हमने भी प्रोसेस तो देखा, लेकिन ये प्रोसेस क्यों होता है उसका रीज़न हम लोग जानना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो लेट मी गिव यू द रीज़न। और रीज़न ऐसा नहीं है जो आप खुद ना सोच सको, यू कैन थिंक इट योरसेल्फ। तो रीज़न अगर सिंपली देखें तो उसके लिए मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि भाई हमारा सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उसमें पार्टिकल्स का नेचर किस तरीके का होता है। तो अगर हम याद करें तो आपको सॉलिड के अंदर याद होगा जो पार्टिकल्स से दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। इतने टाइटली पैक के थे कि हम लोगों को बोलना पड़ता था कि ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, या बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते, दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस, अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हैं। लेकिन फिक्स्ड हैं तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन एक ही जगह पे खड़े होके वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करें, भले ही वो मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, लेकिन अपनी ही जगह पे रह के, अपनी फिक्स पोजीशन पे रह के वाइब्रेट कर सकते हैं। आई होप यू नो वट आई मीन बाय वाइब्रेटिंग। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन आपको मिलेगा, या पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए मिलेंगे, ये हम जानते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एक सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर उसको हीट किया जाए। तो ये मेरा सॉलिड है और आप देख सकते हो पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि अभी कहीं मूव नहीं कर सकते, पर दे आर स्टिल वाइब्रेटिंग। अगर मैं इसको और हीटिंग देता हूँ, तो लेट मी गिव इट सम हीट। थोड़ा सा इसको इमेजिन करना कि अगर मैं सॉलिड को हीट देता हूँ, तो हीट मतलब हीट एनर्जी दे रहा हूँ मैं, तो पार्टिकल्स की ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ने वाली है, राइट। पार्टिकल्स की अगर एनर्जी बढ़ रही है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली। पार्टिकल्स के पास है ही वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है उनके पास। तो जब आप जितनी ज़्यादा हीट दोगे उतना ज़्यादा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन उससे क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि मूवमेंट के लिए कितनी एनर्जी उनके पास अवेलेबल है।
तो जैसे जैसे हीट एनर्जी बढ़ाते रहते हैं और हम मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, ये इतने फास्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इतनी तेज़ वाइब्रेट कर रहे होते हैं कि जो इनके बीच में फोर्सेस हैं जो इनको पास में रखे हुए हैं, ये उन फोर्सेस को ब्रेक करके या उन फोर्सेस को डिफीट करके या ओवरकम करके पार्टिकल्स जो थे, जो कि आपका फोर्सेस इनको बांध रखी थी, अब इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है कि ये उस बंधन को तोड़ सकते हैं या उस बाउंडेशन को तोड़ सकते हैं और तोड़ के दूर दूर जा सकते हैं। तो क्या होता है, आपका जो सॉलिड के सारे पार्टिकल्स पहले फिक्स थे, मेल्टिंग पॉइंट पे उनके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वो पार्टिकल्स अब आपका अलग अलग हो सकते हैं या अलग अलग हो जाते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। और अगर आपका पार्टिकल्स जो होंगे अभी आपका अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं है, बल्कि आपके छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ गए और दूर दूर हो गए एक दूसरे से, तो उस केस में अभी ये सॉलिड नहीं रहेगा। नाउ इट विल नॉट बी अ सॉलिड। क्या बन जाएगा? नाउ इट विल चेंज टू लिक्विड। अभी आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं एक दूसरे से और मूव कर सकते हैं। तो ये जो सारा काम था हीटिंग का, हीटिंग से अल्टीमेटली हुआ क्या? काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। और काइनेटिक एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट पे इतनी ज़्यादा होती है कि पार्टिकल्स जो थे, जो फिक्स पोजीशन पे बाउंड थे, वो आपका अलग अलग हो सकते हैं, दे कैन सेपरेट। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे बतानी है उसे। क्या चीज़? व्हेन a solid substance is heated, then the heat supplied increases the kinetic energy. Now don't mind, मैंने के ही लिख दिया। increases the kinetic energy of the particles of solid at melting point. The particles vibrate so vigorously, due to high kinetic energy such that they overcome the forces of attraction and break into small groups of particles, and solid changes to liquid. और सॉलिड का कन्वर्जन हो जाएगा लिक्विड के अंदर। तो जो चीज़ मैंने आपको बोली उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा। एक वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया, विगरसली। विगरसली का मतलब बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो वाइब्रेट करेंगे बहुत तेज़ी से या बहुत विगरसली, ये हम बोल सकते हैं। तो वही चीज़ जो हमने आपको बोली वही चीज़ यहाँ पे लिखी है हम लोगों ने। ये आंसर जो है ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है किस तरीके से आपका मेल्टिंग का प्रोसेस हो सकता है या होता है, राइट। अब ये जो मैंने आपको बताया, इससे आपको एक छोटी सी चीज़ खुद भी सोचनी है, जो शायद आप लोग सोच सकते हैं। इसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में लिखने वाला हूँ फिर से। और दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज मेल्टिंग पॉइंट इज अ मेजर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन तो बाद में करेंगे, पहले हम इस लाइन का मीनिंग समझ लें। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेजर है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का। और व्हाट डू यू मीन मेजर? इसका सिंपली मतलब है कि किसी भी अगर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। और इसका उल्टा, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो काफ़ी वीक होंगी। ऐसा होता है। उसने बोला एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों होता है, या आप पहले खुद सोचो कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता।
तो फर्स्ट यू थिंक अबाउट इट, वीडियो पॉज करो और एक बार सोचो कि क्या वाकई ऐसा है कि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा पार्टिकल्स के बीच में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो अगर इसके बारे में आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा दैट इज़ करेक्ट। और मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये बात बताना चाहता हूँ एक्चुअली। तो मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल साइड में यहाँ पे लूँ, ठीक, तो मैं यहाँ पे दो सब्सटेंस लेता हूँ। एक तरफ मैंने लिया वैक्स, दिस इज वैक्स, और दूसरी तरफ हमने लिया आयरन। तो पार्टिकल्स मैंने दिखाए नहीं, लेकिन आप खुद समझ जाना सॉलिड हैं तो पार्टिकल्स किस तरीके से होंगे। दिस इज वैक्स, दिस इज आयरन। वैक्स की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें इट पास 63 डिग्री सेल्सियस। आयरन की अगर बात करें इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1535 डिग्री सेल्सियस। तो ऑटोमेटिकली देख के पता चल रहा है कि वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इससे इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या पता चलता है। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से वैक्स को हम हीट करते हैं। वैक्स आपके पास स्टार्टिंग में दोनों चीज़ें मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे इनिशियली, अभी हम मेल्ट नहीं कर रहे, अभी हमने दोनों को हाथ में उठाया आपने। तो हम जब हाथ में उठाएंगे तो उस समय टेम्परेचर जो होगा वही होगा जो आसपास एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। तो लेट्स से 10 या 20 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास आपके हाथ में है। फिर आपने इनको रखा जैसे मैंने यहाँ रखा, उसके बाद इनको हीट कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों को हीट करते हैं तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब दोनों जब 63 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे, मान लो पहले वैक्स पे 63 पे आ गया, आयरन भी 63 पे आ गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक समय पे आपका इतना ज़्यादा हो जाएगी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी। ओवरकम मतलब डिफीट कर देगी, और आपके पार्टिकल्स जो होंगे वो दूर होके लिक्विड बन जाएंगे। तो आप देख सकते हो वैक्स के अंदर आपको ज़्यादा हीटिंग कहाँ पे करनी पड़ेगी, वैक्स में ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी इसको लिक्विड बनाने में, या आयरन में ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी इसको लिक्विड बनाने में। आई थिंक द आंसर इज़ वेरी सिंपल। आप देख सकते हो वैक्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, आयरन के लिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो वैक्स के लिए आपको ज़्यादा हीटिंग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आयरन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीटिंग करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है आयरन में आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है या ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। तो ज़्यादा हीट एनर्जी क्यों देनी पड़ती होगी, और वैक्स में कम हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तो वैक्स में कम हीट एनर्जी क्यों देनी पड़ती होगी, क्योंकि वैक्स में ज़रूर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो आपने थोड़ी सी हीट एनर्जी दी और पार्टिकल्स जो अलग अलग हो गए। लेकिन आयरन के अंदर आपका मेल्टिंग पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग है। और जब तक हम इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं देंगे, तब तक आपका पार्टिकल्स जो होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे आयरन में। तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप हीट सप्लाई कर रहे हो उतना ही ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में ज़रूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस एग्जांपल के जरिए बड़ी इजीली सोच सकता हूँ कि सर जहाँ पे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा वीक होनी चाहिए, और जहाँ मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा वहाँ पे ज़्यादा हीट करेंगे तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आई थिंक जो आपने पहले डिस्कशन किया उससे बड़े इजीली ये बात आप सोच भी सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस indicates that large amount of heat is required to overcome forces of attraction. Thus, higher melting point means stronger forces of attraction. तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आई होप इस चीज़ को हम लोग सोच पा रहे होंगे। इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने मेल्टिंग को पूरे तरीके से समझ लिया। अब मेल्टिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे, दैट इज़ बॉइलिंग। तो
तो अब जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बॉइलिंग। तो ऑलरेडी थोड़ा सा अंदाज़ा हम इसका ले चुके हैं और अभी देख लेते हैं यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे करना। तो बॉइलिंग का सिंपली मतलब था कि किसी भी लिक्विड सब्सटेंस जो है उसको कन्वर्ट करना गैस स्टेट में। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना हीट करने पे दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग हम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच a liquid changes to gas on heating is called boiling। इसको बॉइलिंग बोला जाता है। तो अभी आप देखोगे बॉइलिंग के प्रोसेस की भी, जैसे मेल्टिंग में हमने देखा था, वैसे बॉइलिंग के प्रोसेस भी आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो इट आल्सो अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे हमने आपका वाटर केस में देखा था 100 डिग्री सेल्सियस पे काम होता था, तो कांस्टेंट था टेम्परेचर। तो यहाँ पे जैसे हमने वहाँ डिफाइन किया था मेल्टिंग पॉइंट, सिमिलरली यहाँ जिस टेम्परेचर पे आपका एक सब्सटेंस बॉयल होता है या लिक्विड बॉयल होता है, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं एक सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर at which a liquid boils at atmospheric pressure is called boiling point। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पहले भी देखा था, पिछले लेक्चर में भी देखा था क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जिस टेम्परेचर पे आपका एक सब्सटेंस बॉयल होगा या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग के प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है। तो बॉइलिंग इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, नॉट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज डिफरेंट। वेपराइजेशन, इवेपोरेशन बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब मैं कुछ एग्जांपल लेने वाला हूँ, कुछ सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो हमने आपको वाटर के लिए तो बताया ही था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था आपका 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। लेकिन वाटर के अलावा और भी है, जैसे आपका अल्कोहल है। अल्कोहल जो होता है दैट इज़ ऑल्सो अ लिक्विड। ये कई जगहों पे आपका इस्तेमाल होता है, खासकर चीज़ों को घोलने के लिए इस्तेमाल होता है, आपकी मेडिसिन वगैरह में भी, कफ सिरप्स वगैरह में। तो अल्कोहल जो है आपका, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ रफली 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री सेल्सियस है इसका, ठीक है। इसके अलावा और भी सब्सटेंसेस जैसे आपका मरकरी है। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 357 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, अराउंड इट। तो ये जो आप देख सकते हो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या सजेस्ट करता है उसकी बात भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि भाई जो बॉइलिंग का प्रोसेस है ये आपका ऐसा होता क्यों है, या कोई भी अगर लिक्विड सब्सटेंसेस को हीट करने पे वो गैस में कन्वर्ट क्यों हो जाता है। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई डज अ लिक्विड चेंजेस टू गैस ऑन सफिशिएंट हीटिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे आके या बॉइलिंग पॉइंट तक अगर किसी सब्सटेंस को आप हीट कर देते हो, किसी लिक्विड को, तो वो गैस में कन्वर्ट क्यों हो जाता है। आप देखोगे दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इन केस ऑफ मेल्टिंग। वहाँ पर हमने बात किया था कि एक सॉलिड को हीट करने पे वो क्यों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि एक लिक्विड को और फर्दर हीटिंग करने पे वो गैस में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम जानना चाह रहे हैं बेसिकली। तो रीज़न जो होगा इसी तरीके से जैसे हमने सोचा था पिछले केस में। अभी आप देखो लिक्विड आपका यहाँ पे है, दिस इज लिक्विड। लिक्विड में पता है कि सब्सटेंसेस जो पार्टिकल्स हैं इसके थोड़े से एक दूसरे दूर होंगे एंड दे आर फ्री टू मूव, थोड़ा फ्रीली मूव कर सकते हैं ये। तो दिस इज लिक्विड। लेकिन अगर आप और हीट करते हो तो उस केस में आप सोचो क्या होने वाला है, फर्दर हीटिंग, आप हीट एनर्जी दे रहे हो उसको। हीट एनर्जी से क्या होगा, पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप उसे हीट करते 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 बॉइलिंग पॉइंट तक ले गए, तो पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। अब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इस समय पे इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि अभी इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स, उसको ओवरकम करना
पॉसिबल हो जाता है या उसको ब्रेक करना पॉसिबल हो जाता है। फोर्सेस को आप कैसे मान सकते हो, आप चेन्स की तरह इमेजिन कर सकते हो कि पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इस बंधन को तोड़ने के लिए पार्टिकल्स को बहुत तेज़ी से भागना पड़ता है, एक दूसरे दूर भागना पड़ता है ताकि इस बंधन को तोड़ सकें। तो जैसे जैसे आप हीट करते हो, हीट करने पे क्या होगा, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो दूर भागने की एक दूसरे से कोशिश करेंगे। जब उनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो उस समय पे ये दूर भागने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के या ब्रेक करके या ओवरकम करके सारे पार्टिकल्स इंडिविजुअली एक दूसरे दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस समय आप देख सकते हो, अगर सारे पार्टिकल दूसरे से सारे पार्टिकल्स टूट गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही तोड़ के अलग अलग ही हो गए, तो उस केस में नाउ इट इज़ नॉट अ लिक्विड। अब ये लिक्विड नहीं है, अब यहाँ पार्टिकल्स दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे और ऐसे केस में जो सब्सटेंस होता है दैट इज़ अ गैस, उसको हम गैस बोलेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गए एक दूसरे से। तो ये जो रीज़न है दैट इज़ द रीज़न फॉर बॉइलिंग। और आप देखो ये काफ़ी सिमिलर है मेल्टिंग से, बस मेल्टिंग में क्या था, वहाँ पे आपका पहले सॉलिड था तो पहले उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उनको ओवरकम करा, लेकिन इतना दूर दूर नहीं हो पाया कि गैस बन जाए, इतने दूर दूर हुए सिर्फ कि लिक्विड बन गया। और फर्दर हीटिंग करने पे हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ी और अभी पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और ज़्यादा ब्रेक करके निकल जाते हैं ताकि आपका वो गैस बना सकें। तो इसका आंसर भी इस तरीके से सिमिलर तरीके से किया जाएगा कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड sufficiently, then kinetic energy of particles increases, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने वाली, राइट, एट द बॉइलिंग पॉइंट। The particles of liquid moves rapidly and overcome the forces of attraction between the particles and they break into इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और सारे पार्टिकल्स टुकड़ों में बढ़ जाएंगे या एक एक सिंगल पार्टिकल्स में बढ़ जाएंगे आपके। इंडिविजुअल मतलब एक एक। सो लिक्विड चेंजेस टू गैस, लिक्विड आपका गैस में चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपका लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होने वाला है। आई थिंक सोच सकते हैं हम लोग इतना। एक छोटा सा पॉइंट मैं नोट में लिखने वाला हूँ जिसके बारे में आपको सोचना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस is a measure of forces of attraction। तो जब हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी, ऐसे हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं कि एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है। तो आपको कोई सर मेल्टिंग पॉइंट से बात कर तो ली थी, बॉइलिंग पॉइंट में सेम चीज़ कैसे हो पाएगी? तो मेल्टिंग पॉइंट जो बता रहा था वो आपको बताता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग होगा एक सॉलिड के अंदर, क्योंकि मेल्टिंग सॉलिड के लिए होती है। बॉइलिंग पॉइंट आपको लिक्विड के लिए बात बताता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कितनी स्ट्रांग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एक लिक्विड का, उतना ही ज़्यादा उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके, इसका आंसर आप खुद भी सोच सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ इसका अंदाज़ा देने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर एक सब्सटेंस, आप खुद सोचो, अगर एक सब्सटेंस है, जैसे आपके पास दो सब्सटेंस हैं अभी फ़िलहाल,
you have alcohol and you have water. तो अल्कोहल जो होगा जब आप हीट करोगे और वाटर को जब आप हीट करोगे तो आपको ज़्यादा हीट एनर्जी कहाँ देनी पड़ेगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए? ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो आपको वाटर के अंदर ज़्यादा देनी पड़ेगी हीट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो जितना ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ रही है उसका सीधा सीधा मतलब है कि उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होंगी। तो अगर वाटर में ज़्यादा हीट दे रहे हो ड्यू टू हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो उस केस में यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होंगी। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछें कि ऐसा क्यों होता है, द आंसर इज द हायर द बॉइलिंग पॉइंट more heat energy needs to be supplied to overcome the forces of attraction. Hence, higher boiling point indicates higher forces of attraction between the particles of that substance. तो ये चीज़ हम खुद भी सोच सकते हैं, इसलिए इसका आंसर मैंने लिखा। तो यहाँ पे हमने दो प्रोसेस पूरे तरीके स्टडी कर लिए, मेल्टिंग भी और बॉइलिंग भी। तो अभी तो हम हीटिंग की बात कर रहे थे, तो अभी हम स्टेट का चेंज कर रहे थे लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करके बाय सप्लाइंग हीट। वो कह रहा है क्या उल्टा पॉसिबल है? उल्टे का मतलब है अभी हम देख रहे थे आपका कि सॉलिड से आपका लिक्विड बनेगा, लिक्विड से आपका गैस बनेगा हीट करने पे। क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? यानी अगर गैस को कूल किया जाए तो गैस को कूल करके क्या वो आपका वापस लिक्विड में आ सकता है? तो हम ये चीज़ भी स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस और आते हैं हमारे, उसमें से पहला हम देखेंगे कंडेंसेशन। तो जो हम बॉइलिंग पढ़ रहे थे, बॉइलिंग में हमने देखा था कि आपका एक सब्सटेंस जो है, you have a substance, you have a liquid substance, और लिक्विड को आप अगर हीट सप्लाई करते हो इट चेंजेस टू गैस और ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? ये हमने पढ़ा था, दैट वाज बॉइलिंग। लेकिन अगर इसका उल्टा किया जाए, यानी गैस है और गैस को अगर कूल किया जाए, इफ़ अ गैस इज कूल्ड, तो गैस को कूल करने पे क्या होगा? इट विल कन्वर्ट टू लिक्विड, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। और आई थिंक आप यहाँ सीधा सीधा इस छोटे से डायग्राम से सोच पा रहे होगे कि सर बॉइलिंग का बिल्कुल उल्टा फील हो रहा है कंडेंसेशन, क्योंकि बॉइलिंग में आपका लिक्विड से गैस में जाता था, इस बार आपका गैस से लिक्विड में जा रहा है कंडेंसेशन में। तो कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, इवन दैट इज करेक्ट। तो अगर मैं कंडेंसेशन डिफाइन करना चाहूँ, सो द प्रोसेस ऑफ अ गैस to change its state to liquid on cooling is called condensation. इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो अगर मैं इसको बोलूँ कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, दैट वुड बी परफेक्ट। ये बॉइलिंग का रिवर्स है। तो जब हमने बॉइलिंग पढ़ा था तो हमने बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ा था कि लिक्विड को आप जब बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करते हो तब जो आपका गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर को 100 डिग्री पे हीट करेंगे अगर, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उस समय किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा? तो मैं उसके लिए आपको अंदाज़ा देता हूँ। सबसे पहले लेट्स से आपके पास था वाटर, ठीक है, वाटर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपका आइस बन गया, सॉरी ये आपका बन गया था स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस जब आप इसको हीट कर रहे थे ना। रिवर्स इज़ ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन इस बार अगर कूल करते हैं तो इसका मतलब क्या, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके आगे। मान लो स्टीम आपके पास सब 100 डिग्री पे नहीं है, आपके पास स्टीम है 150 डिग्री सेल्सियस पे, और स्टीम जो 150 डिग्री सेल्सियस पे उसको अगर आप कूल करते हो तो लेट मी राइट इट फॉर यू। स्टीम जो है पहले वो है 150 डिग्री सेल्सियस पे और इसको आप कूल करते हो, तो पहले तो कूल होके क्या होगा, आपका स्टीम ही रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर कम हो के ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आप और कूलिंग करोगे, व्हेन यू कूल इट इवन फर्दर, तो अभी टेम्परेचर चेंज होने की बजाय इसका स्टेट चेंज हो जाता है एंड इट कन्वर्ट्स टू वाटर, और ये वाटर में चेंज हो जाएगा। तो इस बार आप देख सकते हो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे लाए थे कूल करके, और 100 डिग्री पे कूल करने पे ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट पे 100 था
और जो कंडेंसेशन पॉइंट है यानी जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन होगा इवन दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बॉइलिंग और कंडेंसेशन दोनों जो होंगे किसी भी सब्सटेंस के लिए, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम रहता है। अगर आपका वाटर है उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो स्टीम के लिए जो कंडेंसेशन पॉइंट होगा वो भी 100 डिग्री होगा, यानी बॉइलिंग कंडेंसेशन दे अकर्स एट सेम टेम्परेचर। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन occurs at same temperature, right? अब जो एक चीज़ आ गई यहाँ पे सोचने के लिए वो ये कि सर जो आपने बात बोली कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है कंडेंसेशन समझ में आता है, कंडेंसेशन पॉइंट इज सेम एज बॉइलिंग पॉइंट। और आप देखोगे मैंने कंडेंसेशन पॉइंट को डिफाइन नहीं करा बिकॉज आई थिंक यू कैन डिफाइन इट फॉर योर सेल्फ, और ऐसा कोई टर्म आपको एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता एक्चुअली। तो अभी हम यहाँ पे एक चीज़ देखने वाले हैं कि सर कंडेंसेशन होता क्यों है, वाई डज कंडेंसेशन अकर। वाई डज कंडेंसेशन अकर का मतलब जब आप किस सब्सटेंस को, गैस को अगर कूल करते हो तो कूल करने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो जाता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर हम आंसर करना चाहें, नाउ कैन यू थिंक ऑफ इट्स आंसर कि वाई गैस चेंजेस टू लिक्विड ऑन कूलिंग एट कंडेंसेशन पॉइंट। कूल करने पे गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो जाता है, वाई डज इट चेंजेस टू लिक्विड, दैट इज़ माई क्वेश्चन। क्या आप सोच सकते हो इसके बारे में? जैसे आप पिछले केस में सोच रहे थे कि हीटिंग करने पे आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, वैसे इस केस में भी आप सोच सकते हो कि कूलिंग करने पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इसका आंसर आपको लिखना है, लेकिन मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा पहले, और फिर आप पहले वाले क्वेश्चन का रेफरेंस लेके यू कैन राइट इट फॉर योर सेल्फ। तो मेरे पास जो है लेट्स से वो गैस है, तो मुझे पता है गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, दिस इज अ गैस, ठीक है। जबकि लिक्विड में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, लेकिन जब मैं कूल करूँगा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने भी स्टीम की बात की, स्टीम 150 पे था, जब उसको कूल करेंगे तो कूल करने पे होगा क्या, टेम्परेचर कम होगा। कूल कर रहे हो तो आप हीट एनर्जी निकाल रहे हो, राइट, तभी तो कूल होगा। तो हम इसमें से अगर हीट एनर्जी निकाल लें, गैस से हीट एनर्जी को बाहर निकाल दें, तो उस केस में जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो कम हो जाएगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो उनको एक दूसरे से दूर दूर लेके जा रही थी वो एनर्जी कम हो जाएगी। और जब कंडेंसेशन पॉइंट होता है तो उस समय पे ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो चुकी होती है आपकी कि पार्टिकल्स अब एक दूसरे दूर दूर नहीं जा पा रहे। दूर दूर नहीं जा पा रहे तो एक क्या होगा, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी पास में आने पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स पहले आपके इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे सारे, नाउ दे पार्टिकल्स कम टुगेदर इनटू ग्रुप्स। जो पार्टिकल आपके ग्रुप्स की फॉर्म में पास में आ जाएंगे, यानी पार्टिकल्स जो होंगे ये कुछ आपके इस तरीके से एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। तो अगर पार्टिकल्स जो दूर दूर थे, एनर्जी कम होने की वजह से वो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गई और पार्टिकल पास पास आ गए, नाउ इट इज़ नॉट अ गैस, नाउ इट इज़ अ क्या, लिक्विड। तो ये अब आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखो बिल्कुल सेम तरीका है, लेकिन इस बार आप हीटिंग के बजाय कूलिंग की बात कर रहे हो। हीटिंग करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके अलग अलग हो जाते थे, लेकिन जब आप कूलिंग करोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, फोर्स पास पास आ जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। आई होप यू कैन राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ कंडेंसेशन तक की बात कर रहा हूँ, हालांकि हमें एक प्रोसेस और भी पढ़ना है, विल स्टडी द फ्रीजिंग प्रोसेस। तो हमें लगता है हमें फ्रीजिंग प्रोसेस आता है, लेकिन हम लोग फ्रीजिंग प्रोसेस को भी काफ़ी डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे, एंड देन वील सी फर्दर लेटेंट हीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो फ्रीजिंग और लेटेंट हीट जो होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आज के लिए क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपको होमवर्क सिर्फ इतना है कि जो क्वेश्चंस आप लोगों को हमने यहाँ पे क्लास में भी, यहाँ पे या लेक्चर में करवाए हैं, जस्ट फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ these answers are, where these answers are coming from. If you are able to think about it, तो उस केस में मैं एज्यूम करूँगा कि आप लोगों ने लेक्चर में से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है, चीज़ों को आप सोच पा रहे हो, चीज़ों को आप इमेजिन कर पा रहे हो। थैंक यू।